हाँ तो बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट की अपनी ऑनलाइन 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है आप सभी का। आप सभी को आज जो भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उनका परिचय देंगे और इसके बाद में जब कल से हमारी क्लास होगी ऑनलाइन तो उसमें राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार का पहला जो पाठ है वो हम पढ़ाएंगे। कल मैं बताकर गया था सिलेबस के बारे में कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो वहाँ मैंने बताया था राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार की किताब के बारे में, उसी पैटर्न से यहाँ भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के जो शॉर्ट टाइप आंसर होंगे उनको देना होगा कम शब्दों में। और उसके बाद में 3 सेक्शन आएंगे, प्रत्येक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे मगर इनमें एक करना होगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 40 नंबर का होगा। आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और तीनों के इक्वल रूप से नंबर 20-20 होंगे तो 60 नंबर के होंगे। अब मैं बता रहा था कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतक की जो किताब है उनमें हम हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके हम ऋणी हैं, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हम भारतीयों को शिक्षा दी है और जिनका भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो इसमें हालांकि भारत में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि, संत, महात्मा, बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, मगर सिलेबस में अति जो महत्वपूर्ण जो चिंतक हैं उनको शामिल किया। तो बेसिकली हम जो इंडियन थिंकर वाला जो भाग है इसको हम 2 भाग में बांटकर देख सकते हैं। एक प्राचीन थिंकर चिंतक और दूसरा आधुनिक। तो प्राचीन में जैसे सब जानते हैं कि भारत एक महान राष्ट्र रहा है, इसका अतीत गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ विश्वविख्यात लेवल के दार्शनिक हुए हैं। गौतम बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक हैं और भी कई हैं। तो यहाँ उनके हिसाब से प्राचीन जो भारत है उनमें कई जैसे बड़े ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद संहिता है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, शुक्र नीतिसार है। तो ये महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। इनमें ना धर्म के ऊपर विशेष जोर दिया गया है अपितु जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू के संदर्भ में विचार व्यक्त किया गया है। तो पहला जो दार्शनिक है या चिंतक है उसको मनु के रूप में पढ़ाया जाएगा और मनु की मनुस्मृति जो है वह हिंदुओं के जो मुख्य जो ग्रंथ हैं उनमें से एक है। तो मनु को इससे धरती का पहला राजा माना जाता है और मनु ने जो अपने विचार लिखे थे वो मनुस्मृति के रूप से विख्यात है। जब मनुस्मृति हम आपको बताएंगे तो बताएंगे कि ये विख्यात और कुख्यात क्यों है, क्योंकि एक बड़े वर्ग के लिए इसमें बहुत अच्छे विचार नहीं लिखे गए हैं। और उसके बाद में एक दूसरा आता है जिसे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य को हम लोग सब जानते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था और चाणक्य के जो विचार हैं
स्पेशली विदेश नीति के संदर्भ में आज काफ़ी रेलिवेंट है। तीसरा चिंतक है शुक्राचार्य आता है। शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो दैत्यों के गुरु थे। जो भी हो, मगर शुक्र के द्वारा जो शुक्र नीतिसार लिखा गया है उसको प्रशासन के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। एनिसेंट में बहुत सारे धार्मिक चिंतक हुए हैं, मगर सिलेबस में बेसिकली ये जो तीन जो चिंतक हैं इन्हीं को शामिल किया गया है, तो ये सेक्शन ए में आते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी में आधुनिक आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का है। राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक थे और उनके प्रयासों के कारण ही 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, गैर कानूनी घोषित किया था। ये प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे, अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, प्रकांड विद्वान ये माने जाते हैं और राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसके बाद में जो चिंतक आते हैं दयानंद सरस्वती आते हैं। तो दयानंद सरस्वती वेदों के महत्व को प्रकट करते हैं और वे गो टू वेदास का नारा देते हैं और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब जो हिंदू कतिपय परिस्थितियों में या कतिपय कारणों के कारण हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्मों में शामिल हो गए हो, अगर वे वापस आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम। तो यही वो शुद्धि आंदोलन है। उसके बाद में एक महान उदारवादी चिंतक आते हैं जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महान उदारवादी नेता थे। आपको कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कि उनके वो कितने करीबी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो महान उदारवादी नेताओं में से एक नहीं प्रमुख थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी दयानंद गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और गोखले साहब के निमंत्रण के कारण ही गांधी जी भारत में आए थे। उसके बाद में एक और आते हैं महान चिंतक जिन्हें क्रांतिकारी नेता कहा जाता था। महाराष्ट्र से थे तिलक। और तिलक को क्या है कि उग्रवादी काल का प्रमुख नेता माना जाता है। वैसे तो कई थे, विपिन चंद्रपाल थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, मगर निश्चित रूप से इनमें तिलक जो थे वो सबसे महान थे। तिलक का एक नारा है, जन्म स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। उसके बाद में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे, वो ना केवल नेशनल अपितु तो इंटरनेशनल टाइप के लीडर थे। विंस्टन चर्चिल था, रूजवेल्ट थे, नासिर था, टीटो था, एनक्रोमा था और भी कई लोग होंगे। तो वहाँ क्या है, तो तीसरी जो दुनिया है इसके महान नेताओं में नेहरू जी को शामिल किया जाता है। ये पंथ निरपेक्षता के संस्थापक थे, ये समाजवाद के समर्थक थे और बेसिकली ये लोकतांत्रिक समाजवादी थे। तो नेहरू जी के राजनीतिक विचार क्या थे वो हम देखेंगे। उसके बाद में गांधी जी आते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं। इनके नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली थी। ये सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के समर्थक थे। किसी भी एंगल से ये हिंसा के समर्थक नहीं थे। गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विचार हैं, जो आज भी रेलेवेंट हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। और आज विश्व के जो प्रमुख जो नेता हैं, नेल्सन मंडेला जैसे लोग गांधी जी से प्रेरणा लेते थे, गांधी जी के बारे में बताएं। उसके बाद में आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जो अछूत समाज में पैदा हुए थे।
जहाँ पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, मगर ये विकट परिस्थितियों में पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं, इतनी डिग्रियां हासिल करते हैं कि तात्कालिक जो विश्व था उनमें पूरे विश्व में 5 जो पढ़े लिखे लोगों में से 4 पढ़े लिखे लोगों में से अम्बेडकर साहब को भी याद किया जाता है। अम्बेडकर साहब का भारत के लिए काफ़ी योगदान रहा है। इनके नेतृत्व में ही भारत का संविधान बना था, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वो अम्बेडकर साहब के विचारों के कारण ही संभव हो पाए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, एनिसेंट में मनुस्मृति के कानून लागू थे, मगर वर्तमान समय में भारत का जो संविधान बना था अम्बेडकर साहब ने बनाया था, इसके आधार से उन्हें आधुनिक मनुष्य भी कहा जाता है। इसके बाद में बिपिन चंद्र पाल आते हैं। बिपिन चंद्र पाल एक रोमांचकारी विचारक के रूप में देखे जाते हैं। कभी ये साम्यवादी बन जाते हैं, कभी गांधीवादी बन जाते हैं। अंत में क्या है कि इनके जो विचार हैं, नव मानवतावाद के ऊपर जो विचार हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हम बताएंगे। और इसके बाद में एक नए थिंकर को शामिल किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय। ये आरएसएस टाइप के चिंतक थे और इनकी याद में सीकर में जो शेखावटी जो यूनिवर्सिटी जिसका नाम था पहले, इसको बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो सामाजिक और राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार क्या थे, उन सब का एक्सप्रेशन किया जाएगा। तो इंडियन थिंकर की किताबें यही चिंतक हैं और इन सभी को हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। इनकी जीवनियाँ काफ़ी रुचिकर हैं, इनकी स्ट्रगल अनुकरणीय हैं और इनके जो विचार हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यही कारण है कि बहुत विचारकों को छोड़कर ये जो थिंकर हैं इनको सिलेबस में शामिल किया गया है। आज इतना ही। कल राजनीतिक विज्ञान की मूलाधार की जो किताब है वो हम पढ़ाएंगे, पहला पाठ। धन्यवाद।